हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी में हमने पिछले 3 चैप्टर देखे हैं। पहला चैप्टर हमने देखा है पालमपुर की कहानी, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के क्या 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 हैं, एग्रीकल्चर का उत्पादन कैसा है, सेवा क्षेत्र का उत्पादन कैसा है, नौकरियां कहाँ सृजित की जा सकती है, अगर उत्पादन में ठीक से पार्टिसिपेशन किया जाता है तो उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उद्यमशीलता की उत्पादन में क्या भूमिका है। सेकेंड चैप्टर देखा था मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जनसंख्या को मानव संसाधन में कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसको स्वास्थ्य सुविधाएं दे करके, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा करके, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दे करके उसको कैसे एक कुशल मानव संसाधन में बदला जा सकता है, और कैसे वो हमारी आर्थिक समृद्धि, हमारी जीडीपी में योगदान कर सकता है, बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकता है। तीसरा चैप्टर था हमारा निर्धनता एक कुचक्र। ठीक है, तो तीनों चैप्टरों को हम सीक्वेंस वाइज देख चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है, अकाल क्या होता है ना, कब अकाल पड़े, हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन पहले कैसा थे होता था, वर्तमान में कैसा होता है, खाद्य उत्पादन को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, ओला पड़ते हैं या अकाल आता है या फिर भूकंप, सुनामी, ठीक है, बाढ़ वगैरह में कैसे खाद्य सुरक्षा को एक प्रकार का चिंता उत्पन्न करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, शासकीय सतर्कता कैसे की जा सकती है, कह कैसे बेहतर खाद्य सुरक्षा की, जो हमारे सामने खाद्य सुरक्षा की खतरा है उसको कैसे दूर किया जाता है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है, इन संबंधों पे अब हम चर्चा करेंगे। तो अवलोकन में हम देखें, यानी इंट्रोडक्शन देखें, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। देखो, उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य तीनों अलग अलग चीजें हैं। एक देश है जहां खाद्य उत्पादन तो बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर होता है, लेकिन सभी को समान पहुंच नहीं है खाद्य को अपने लिए खरीद सकने की। तो उसके लिए सरकारें क्या करती हैं, है ना, जब भी अनाज का उत्पादन, उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जो गरीब है, ठीक है, जिनके पास खाद्य सुरक्षा ठीक से नहीं है, जिनके पास अच्छा पैसा नहीं है, या जो उत्पादन के कारकों में सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मान लिया कोई किसान नहीं है, बाहर कहीं नौकरी करता है, तो वो खाद्य को कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, तो इन सारे संबंधों की चर्चा की जाएगी। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, चाहे वो अंत्योदय योजना हो या राशन कार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो लोगों को कैसे प्राप्त किया जाता है, शासकीय सतर्कता की स्थिति क्या होगी, और खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में देखा था आपने, ठीक है, अ, हाल फिलहाल में हमने ये देखा था कि जब भी कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था तो काफी लोगों की नौकरियों में संकट आया था। और लगभग, अगर ग्रामीण भारत का देखें तो लगभग 60%, ठीक है, लोगों को खाद्य सुरक्षा, 60 से क्या 80% के आसपास खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, और शहरी भारत को 50%। ठीक है, एक देश एक राशन कार्ड। तो कैसे कोरोना काल में लोगों को मुफ्त एवं अनिवार्य राशन की सुरक्षा दी गई। ठीक है, महीने में 2 बार ले सकते थे, जिससे उनके जो खाद्य है, उनका जीवन है, जैसे जितना सांस लेने के लिए वायु आवश्यक होती है, वैसे ही भोजन आवश्यक होता है लोगों को जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न आयात और सरकारी आदान भंडारों में, हमारे यहाँ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, अनाजों का भंडारण करता है, खरीद करता है, ठीक है, एमएसपी पे, और संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है, जो हमारा न्यूनतम स्टॉक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कितना ज्यादा हम स्टॉक करते हैं। ठीक है, पहुंच का अर्थ खाद्य का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना। ठीक है, यानी पहुंच का अर्थ होता है कि लोग को कितना मिल रहा है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और सामर्थ्य का अर्थ है लोगों को के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन कितना उपलब्ध है। देखो, पर्याप्त, मान लिया किसी को 2 रोटी की आवश्यकता है, तो उसे 2 मिल रही हो, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक बेशक हो जाए। ठीक है, तो पर्याप्त और पौष्टिक होनी चाहिए, यानी जो कैलोरी की डिमांड की गई है, जैसे गांव स्तर पर 2400 किलो कैलोरी और शहरी स्तर पर 2100 किलो कैलोरी, तो वो उसको उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब लोगों की के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के लिए स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। ऐसा ना हो कि किसी को बुरा चावल दे दिया जाए, बुरा गेहूं दे दिया जाए, ठीक है, खराब खाना दे दिया जाए, किसी को बहुत अच्छा प्राप्त होता हो, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समाज के अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होता है, परंतु देश में जब भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो जो भी लोग निर्धनता रेखा, आपने निर्धनता रेखा, जब गरीबी की कुचक्र यानी निर्धनता का कुचक्र आपने चैप्टर देखा था, तो मैंने उसमें बताया था निर्धनता रेखा क्या होती है। $1.47 से अगर जिनकी पर डे कम खर्चा है तो वो क्या है, निर्धन लोग हैं। तो निर्धनता रेखा के ऊपर लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मान लिया किसी की इनकम 1.2 डॉलर है ना, वो भी लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। मान लिया गंभीर बीमारी आ जाए और उनका सारा पैसा इलाज में जाने लगे, तो वो खाद्य सुरक्षा उनमें भी आएगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब लोग ही परेशान होते हैं, गरीबी रेखा से जो लोग ऊपर रहते हैं, एपीएल, अबव पॉवर्टी लेवल, उनको भी नुकसान होता है। अब जैसे 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारित खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता। संयुक्त राष्ट्र 1975 में अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोड़ दिया। हकदारियों के आधार पर यानी जो नीडी लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा नीड है, उनके आधार पर खाद्य सुरक्षा पर जोड़ दिया। तो अमृत ने क्या जोड़ा, यहाँ पर क्या था, आधारिक खाद्य उपलब्ध यानी गेहूं, चावल, दाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हकदारियों के आधार पर, हकदारियों से राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से जिनका उत्पादन उनमें बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसके अर्थ में, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ 1995 में, और इंडिविजुअल, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतें और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ सभी के लिए, सभी को समान पहुंच वगैरह उपलब्ध नहीं है। ये कृषि एवं खाद्य संगठन 1996 में कहा गया, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि जो भी आयाम जोड़े गए, उनका मतलब ये होता है कि सपोज करो, मान लिया किसी व्यक्ति को 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल की आवश्यकता है, ठीक है, और ये पौष्टिक होना चाहिए, ठीक है, पौष्टिक नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है। तो आधारिक के आधार पर नहीं, लोगों को नीड के आधार पर उनको पूरा किया जाए, ठीक है। तो ये 1995 में जो खाद्य सुरक्षा सम्मेलन यूएन में हुआ, उसके संबंध में कहा गया है। अमर्त्य सेन इस समय थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ और चीजें जोड़ी थी इसमें। किसी प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है, कोई डिजास्टर आपके समीप होता है, तभी ये चीजें और ज्यादा खलती हैं। जैसे कोरोना महामारी आई, अकाल आए, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो इस संबंध में हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। मान लिया जैसे उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में गेहूं चावल की आवश्यकता है, लेकिन वहां लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, रोडेज ब्लॉक हो गई हैं पत्थरों के गिरने से। तो यहाँ पर खाद्य जो आपदा आई, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर खाद्यान्न ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है और कीमतें ऊंची होती जा रही हैं, जिससे आम लोग या गरीब लोग उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो सरकार का दायित्व है किसी तरीके से उन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता कराई जाए। ओके, तो सूखे के कारण खाद्यान्न की उपज में गिरावट आती है, मान लिया इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी हो जाती है। मान लिया किसी मध्य भारत में सूखा पड़ गया, तो खाद्यान्न बहुत ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। सीधी सी बात, जिस चीज का उत्पादन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। और ये चीजें देखो, कौन सी चीज की कीमतें कम होंगी, कौन सी चीजें, मान लिया किसी चीज का उत्पादन बहुत अधिक है, डिमांड कम है, तो उसकी कीमतें कम होंगी। और किसी चीज की डिमांड तो बहुत अधिक है लेकिन उत्पादन कम हुआ है, कई कोई भी कारण हो सकता है कि वर्षा, जैसे भारत की ज्यादातर कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ेगा, है ना, उत्पादन कम होगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक यह आपदा विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है।
और व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। देखो, अकाल हमेशा के लिए नहीं होता। पहले क्या होगा? भुखमरी, और भुखमरी के बाद अकाल। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। पिछले जब हमारा क्या कहते थे, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करते थे, तो उनकी नीतियों के कारण हमारे देश में ज्यादातर हिस्सों में अकाल पड़ता था, जैसे बंगाल वगैरह। ठीक है। और तभी लोग भुखमरी से विवश होकर दूषित जल, सड़े भोजन का प्रयोग से फैलने वाली महामारी, भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। भाई, कोई रोग होगा, अटैक करेगा और पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? आपको और अधिक प्रभावित करेगा। ठीक है। 1943 में बंगाल का अकाल बहुत ज्यादा गंभीर हुआ। करीब 5 से 7 लाख लोगों की मौतें हुई, है ना। यहाँ 30 लाख दिया गया है, लेकिन एक आंकड़ा देखें तो कम से कम 15 लाख लोग काल के गाल में समा गए, और जो कमजोर हुए, अन्य चीजों से, गंभीर बीमारियों से प्रभावित हुए, वो अलग थे। क्या आपको मालूम है बंगाल में सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए चावल की कीमतों में? भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक। ठीक है। जो सबसे अधिक प्रभावित हुए अकाल में, सबसे अधिक वही मरे। सबसे ज्यादा जो किसान जो उत्पादन करता है, वो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति उसकी थी। जैसे 1938 में 85 टन चावल उत्पादन हुआ। 19 एक साल बाद 6 टन घट गया। फिर 40 में 42 टन हुआ, और 41 में सबसे कम हुआ। ठीक है। आयात भी हमें 2 टन का करना पड़ा, 68 टन हुआ। फिर 42 में बढ़ा, फिर 46 में और ज्यादा, यानी 41 में गंभीर रूप से अकाल पड़ा। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है अकाल, बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन नहीं। उस समय हम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत थे, तो चावल का निर्यात अधिक होता था, है ना। उत्पादन कम होता था। जो लोग अन्य रोजगार में लगे हुए थे, उनकी नीतियों के कारण वो रोजगार से छूटकर कृषि की तरफ भगे, जिससे बेरोजगारी और फैली। ठीक है। तो वो खरीद नहीं सकते थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था। ठीक है। जिससे वो काल के गाल में संभाल हुए। राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग देख सकते हैं आप। यहाँ 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल, खासकर बांग्लादेश वाला हिस्सा, चटगांव जिले को छोड़कर जाता हुआ एक परिवार, काफी सारे लोगों ने इस वजह से बंगाल को छोड़ दिया। अन्य जगहों पर रामू की कहानी दी गई है। भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्र करनी है। ठीक है। अब जैसे क्या आप अकाल पड़ने वाले चित्रों में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं गांव के संदर्भ में? भाई, जीविका क्या होगी? या तो कृषि होगी, ठीक है, या श्रमिक होंगे, या छोटा मोटा कोई दास्तकारी का काम कर रहे होंगे। लेकिन दास्तकार चौपट हो गए थे ब्रिटिश नीतियों के कारण, तो ज्यादातर कृषि श्रमिक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होंगे। सबसे ज्यादा इन्हीं पर प्रभाव पड़ा। अन्य श्रमिकों में मान लिया घर बनाने वाला, या अन्य श्रमिकों में परिवहन कर्मी। ठीक है। तो श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग ही ज्यादा प्रभावित हुआ। ज्ञात करें किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को किस तरह मदद की जाती है। आपने देखा होगा जो रिमोट एरियाज हैं, रिमोट एरियाज में हेलीकॉप्टर की मदद से, सेना की मदद से वहां राशन पहुंचाया जाता है। लोगों की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, दवाई, रसद, है ना। इस तरह की चीजों को वहां पर ऐसे पहुंचाया जाता है। क्या आपने कभी ऐसे पीड़ितों को कभी धन, खाद्य, कपड़े, दवाओं के रूप में सहायता की है? अगर की हो तो बता सकते हैं। ठीक है। परियोजना कार्य दिया गया है। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। ठीक है। 1941 की बात थी, अकाल गंभीर पड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ उत्पादन तो इतना नहीं होता था। 1960s के दौर में हमारे यहाँ जो हरित क्रांति की परिकल्पना आई, ठीक है, हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन को ठीक किया गया और बेहतर उत्पादन होने लगा। तो उसके बाद अकाल जैसी स्थिति नहीं, लेकिन भुखमरी अभी भी है भारत में। लेकिन चिंता का विषय है आज भी उड़ीसा के कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं। वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले, अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी रिमोट एरियाज हैं जहां उत्पादन नहीं होता, वहां पर इस तरह की दशाएं पाई जाती हैं। अब खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित कौन से लोग होंगे? तो देखो, खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित वही लोग होगा जिनका रोजगार न्यूनतम होगा। श्रमिक हो गया, जिनको हमेशा के लिए काम नहीं मिलता। ठीक है। कर्मी हो गए, छोटे मोटे काम दस्तकारी वगैरह करने वाले। कृषि श्रमिक भी हो गए। ठीक है। कृषक हो गए। तो इस तरह लोग, ये सबसे असुरक्षित हो गए। बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिला। ठीक है।
क्योंकि जब कभी भूकंप सुनामी आती है तो सबसे ज्यादा यही 3 वर्ग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वनरेबल होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ बताया गया, भारत में लोगों के पास एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि सुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, श्रमिक का काम करते हैं अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, छोटी जोते हैं, लघु जोते हैं, पारंपरिक दास्तकार, ठीक है, पारिवारिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। लाइट चली गई है, बारिश हो रही है तो ठीक है। क्षेत्रों में एक सेकंड वेट करना, ठीक है, लाइट की कमी है तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, आते हैं पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपने छोटे मोटे काम करने वाले कामगार, निराश्रित, जिनके पास आश्रय की कमी है, जैसे भिखारी वगैरह हो गए, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जो कामकाजी सदैव प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों, अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। कामगार अधिक मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो मात्र जीवित रह सके। अपने आसपास देखते होंगे, है ना, तो ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे ईंट भट्टों पे जगहों पर काम करने वाले लोग, इस तरह से लोग जो काम करते हैं ना, तो उनके पास खाद्य सुरक्षा अधिक होती है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से उनको काम में लाया जाए। उसके बाद अहमद की कहानी देख सकते हो, बेंगलोर में रिक्शा चलाता है, 3 भाइयों 2 बहनों में सबसे बूढ़े माँ बाप हैं, है ना, झुग्गी में रहता है, समस्त सब रिक्शा चलाने से होने वाली आय पर निर्भर करता है। देखो सीधी सी बात, जो कमाएगा ना, जो कमाई होगी ना, उसी पर वो निर्भर करेंगे, चोरी चोर चकारी तो करेंगे नहीं। से समझ दैनिक आवश्यकताओं चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा लेता है, अन्य कुछ दिनों में वो मुश्किल से ही इतना कमा पाता है। ठीक है, तो गेहूं चावल मिट्टी का तेल ये सब चीजें कैसे प्राप्त करेगा। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्था के साथ सामाजिक संरचना की भी दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां, कुछ वर्गों जैसे निचली जातियों का या तो भूमि पर आधार कमजोर होता है कि उनके पास जमीन ही नहीं होती, या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ग हैं जहां पर खाद्य असुरक्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, गंभीर चिंता का विषय, क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य की असुरक्षा के से ग्रस्त ग्रामीण आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं, क्योंकि देखो जो प्रेग्नेंट लेडी होगी ना, तो उसको 2 प्रकार का पोषण चाहिए, एक तो जो पल रहा है बच्चा है, और अन्य चीजें भी उसको चाहिए जिससे वो कुपोषण का शिकार ना हो। अगर खाद्य सुरक्षा होगी, उसको बेहतर पोषण युक्त खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम में आएगा कि नहीं आएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े जहां राज्य, जहां अब एक डाटा दिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, भारत में महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है जो कुपोषित हैं। ठीक है, ये 88 से 99 के आसपास का है, वर्तमान में तो करीब 20 करोड़ के आसपास होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार दिए गए हैं सुदूर जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर भाई खाद्य सुरक्षा गंभीर रूप से होती है। प्राकृतिक बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, पूर्वी भारत का हिस्सा, और जहां पर भूकंप सुनामी वगैरह आती हैं। ठीक है, अनुपातिक रूप से अधिक है वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भाग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। मध्य भारत में भी है। भुखमरी की दृष्टि से सुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। ठीक है, भुखमरी खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। पहला तो हो गया अकाल, भुखमरी ज्यादा होगी तो अकाल हो जाएगा। कुपोषण, बीमारी, ठीक है, भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है या गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने में वर्तमान भुखमरी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर कोई खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित हो जाएगा तो उसकी क्या होगी, भुखमरी समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाएगा। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक भुखमरी मात्र गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। जो दीर्घकालीन भुखमरी है, अपर्याप्त गुणवत्ता का आहार, मान लिया उसको पोषण युक्त खाना नहीं मिलता, गरीब लोग अत्यंत निम्न आय में जीवित रहने और खाद्य पदार्थ खरीदने की अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी का शिकार हो जाते हैं, उससे ग्रस्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति होगा, मान लिया उसकी आय कम होगी, और जब आय कम होगी तो वो
बेहतर पोषण युक्त खाना नहीं खरीद पाएगा, कभी कभी खरीद पाएगा, कभी कभी नहीं खरीद पाएगा, तो असुरक्षा की भावना ज्यादा होती जाएगी। और उसको कभी दूर किया जाता है, चाहे काम के बदले अनाज उसको दिया जाए, या फिर मनरेगा के माध्यम से उसकी आय को बढ़ाया जाए, या अन्य स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर उसकी आय को बढ़ाया जाए, जिससे वो कम से कम इतना योग्य बन जाए कि वो अपनी भूख को समाप्त कर पाए। वो उसके लिए जो उपलब्धता है, वो उस सामर्थ्य हो पाए वो खरीद पाने में, ठीक है, उसकी पहुंच उन चीजों तक हो जाए जो अन्य सामानों तक होती है, अन्य लोगों की होती है, ठीक है। या फिर जैसे राशन कार्ड दिए गए हैं ग्रामीण परिवारों को बहुत ज्यादा, है ना, फिर शहरी परिवारों को, तो उनको कैसे निपटाया जाए। या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। गांव में अगर मौसम खराब हो गया, एग्रीकल्चर उत्पादन अधिक नहीं हुआ तो हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में अगर अनियमित श्रमिक हैं, उनको 4 दिन काम मिला फिर 15 दिन नहीं मिला, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित श्रमिक को काम करता रहता है, तरह भुखमरी तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। भूख का सीधा सा संबंध काम का ना होना है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 1983, 94, 1999 मौसमी भूख के प्रकार 16 सब लोग, फिर यहाँ कम हुआ दीर्घकालिक कितने थे, कुल मिलाकर कितने थे। शहरी क्षेत्रों में ये रेशियो है, धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ जितना आंकड़ों में दिखाया जाता है, इससे कहीं ज्यादा है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों पे आत्मनिर्भर लक्ष्य रहा है, यानी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना योजनाओं का हमारी भी मुख्य लक्ष्य रहा है। नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति के रूप में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के, है ना। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। श्री इंदिरा गांधी ने 1968 में गेहूं क्रांति के शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया। देखा होगा जो डाक टिकट आते हैं उसमें गेहूं की बालियां बनी हुई हैं, है ना। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति प्रभावशाली प्रगति को आधारिक रूप से दर्ज किया गया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में सफलता हुई, पुनरावृत्ति हुई, है ना। अनाज की उपज वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, पंजाब हरियाणा में काफी हुआ, ठीक है। उतना फायदा अन्य राज्यों को नहीं मिला क्योंकि इनके पास जमीनें ज्यादा थी, ठीक है, पानी की उपलब्धता ठीक ठाक थी, बारिश भी हो जाती थी, है ना। रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर भी उपलब्धता अधिक थी, तो इस कारण यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद इसे मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा, ठीक है। 1960 के दशक तक तो आत्मनिर्भर नहीं था। 70 के बाद हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे आत्मनिर्भरता हमने खाद्य सुरक्षा में प्राप्त कर ली, ठीक है। उसके बाद विविध फसलों के कारण पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम के बावजूद या किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी अधिक सुनिश्चित की गई है। व्यवस्था के घटक है बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एफसीआई के अंतर्गत बफर स्टॉक रहते हैं, ठीक है। देखो देख सकते हैं आप, अभी फिलहाल 1960 का आंकड़ा है, इतना होता था, वर्तमान में हमारे पास इतना है। और 2020 से 25 के बीच में देख लें तो और अधिक बढ़ गया है, ठीक है। अभी 200 टन था, वो करीब 280 टन के आसपास होगा, ठीक है। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई है। एफसीआई क्या है? एक सांविधिक निकाय है जिसका काम है एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद करना और उनके बफर स्टॉक को नियंत्रित करना, और उनको न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, और उन्हीं के आधार पर ये खरीदे जाते हैं। उसके बाद जो तुम्हारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उन पर वितरण किया जाता है, ठीक है। माध्यम से अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल का भंडार है। एफसीआई अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के पहले घोषित कीमतें, देखो जो एमएसपी घोषित की जाती है ना, वो जैसे मान लिया अभी क्या है, धान को बोया जाएगा तो धान की एमएसपी घोषित कर दी गई, ठीक है। तो जो घोषित कीमत हो जाती है उस कीमत पर वो क्या करता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार एमएसपी की घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। आई बात समझ में? देखो दो तीन चीजें समझ लेना, आप ऊपर समझ चुके हो, ठीक है। एफसीआई क्या करती है, बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ठीक है। देखो जहां पर मान लिया
यूपी है, यूपी में उत्पादन हुआ मान लिया 2 और उसको जरूरत 1 है, तो एक इससे परचेज कर लिया जाता है और उन एरियाज में भेज दिया जाता है जहां कमी वाले एरिया में पहुंचा दिया जाता है। या जो लोग समर्थ नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है खरीदने की, उनको कम रेट में 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल भेजा जाता है। किसके माध्यम से? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसी कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। निर्गत कीमत एफसीआई सरकार निर्धारित करती है। एफसीआई उसी कीमत पर जो भी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उन पर भेजता है। खराब मौसम हो या आपदा में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करती है ये सारी चीजें। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? एफसीआई द्वारा अधिप्राप्त, ठीक है, रिकमेंड अनाज को सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। ठीक है, देखो आप मान लिया गांव एरिया में रहते हैं या शहर एरिया में रहते हैं, तो आपको पता है कि आपको राशन कार्ड या अब राशन कार्ड कैसे जारी किया जाता है। ठीक है, इसको भी बदल लेते हैं। पहले राशन कार्ड जारी करने का एक मानक दूसरा था, वर्तमान में दूसरा है। ठीक है, देखो एक सेकेंड। केंद्र सरकार राशन देती है 60-40 के अनुपात में। 40% राज्य भार वहन करता है, 60% अन्य एरियाज में। और जो भी हिमालयी क्षेत्र हैं या ऐसे एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है, वहां पर क्या किया जाता है? वहां की राज्य सरकारों को 90 या 10 में कर दिया जाता है। पहले राशन कार्ड किसी जो संभ्रांत व्यक्ति होता था या 18 साल के ऊपर, पुरुष के नाम जारी कर दिया जाता था। वर्तमान में बदल दिया गया है। अगर किसी परिवार में 18 वर्ष या इससे ऊपर की कोई महिला है, ठीक है, तो उसके नाम राशन कार्ड को निर्गत किया जाएगा। ये एक वुमन एम्पावरमेंट का यानी महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल कह सकते हो। 18 वर्ष है तो वो ही राशन कार्ड की नामनी वो मुख्य होगी। ठीक है, उसको मालिक बनाया गया, उसी के नाम से अंगूठे लगा करके जो भी सदस्य हैं उनके हिसाब से राशन कार्ड आपको निर्गत किए जाएंगे और उतना ही खाद्य आपको दिया जाएगा प्रति महीने। किस पे? निर्गत कीमत पे। ठीक है, समाज के गरीब वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। ठीक है, इसके अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख, वर्तमान में थोड़ा बढ़ गई हैं, राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। अभी तक क्या होता था कि मान लिया आपको यूपी में, ठीक है, किसी गांव में आपको क्या किया गया है, मान लिया राशन कार्ड निर्गत किया गया है, ठीक है, और आप गांव छोड़ करके, मान लिया यूपी छोड़ करके आप महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो अब क्या हो सकता है कि एक देश एक राशन कार्ड है, तो आप अंगूठा लगा के महाराष्ट्र से भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चीनी, खाद्यान्न, खाद्य पकाने के लिए मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल मिलता था, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। ठीक है, पता है ना, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल। ठीक है, अनुबंधित मात्रा राशन कार्ड कोई भी परिवार प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा जैसे 35 kg, ठीक है, 5 लीटर मिट्टी का तेल पहले मिलते थे, 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, निकटवर्ती राशन की दुकान से ले सकता था। मिट्टी का तेल अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों को अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत निर्धन रेखा से ऊपर नीचे लोगों के लिए बीपीएल कार्ड, ठीक है, जो इनसे थोड़ा ऊपर होते हैं उनको बीपीएल, और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड, एवं पॉवर्टी लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर पता लगाना चाहें तो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, राशन की दुकान कब खुलती है, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं, राशन की दुकान पर चावल, चीनी, निर्धनता रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए कीमत की तुलना में अन्य लोगों के लिए कितने में, पता लगाना है। आपके पास राशन कार्ड है, परिवार में हाल में कौन सी चीज खरीदी गई, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राशन की दुकानें क्यों जरूरी है। ठीक है, आपके पास कौन सा 3 प्रकार के, या तो अंत्योदय योजना वाला होगा, या एपीएल होगा, या बीपीएल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा इसको मिलता है, फिर इसको मिलता है, फिर इसको मिलता है। ठीक है, राशन कार्ड आपके परिवार में हाल में कौन सी चीज खरीदी गई? फिलहाल आपको गेहूं और चावल, या थोड़ा बहुत मोटा अनाज मिल जाता है। चीनी भी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन हमेशा नहीं मिलती। ठीक है, क्या उन्हें किसी तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, लोकल फर्जी राशन कार्ड की समस्या, गेहूं राशन की दुकान का टाइम पर न खुलना,
राशन की दुकान में करप्शन होना, है ना, जिन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है उनको न मिलना, तो ये सारी कई चीजें हैं, क्योंकि राशन कार्ड जारी करने का काम राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, कौन अमीर है कौन गरीब, ये राज्य सरकारों के नियमों से तय होता है, केंद्र सरकार के नहीं। ठीक है, राशन कार्ड, दुकानें क्यों जरूरी है भाई? दुकानें इसलिए जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर भारत में दुकानें नहीं होंगी तो लोग खरीदेंगे कहाँ? ठीक है, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति के पूर्व भारी संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन कार्ड प्रणाली पुनः, यानी 40 के दशक में हुई, लेकिन उसके बाद खाद्यान्न संकट रहा तो फिर 60 के दशक के बाद हुई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतर क्षेत्र कार्यक्रम, एक तो पीडीएस सिस्टम जो पहले से थी लेकिन और उसे मजबूत किया गया, दूसरा एकीकृत इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई जो प्रायोगिक तौर पर 1975 में शुरू की गई, फिर काम के बदले अनाज 77-78 में प्रारंभ किया गया, है ना। तो ये सारे कार्यक्रम, उसके बाद वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें स्पष्ट घटक है खाद्य, ठीक है, खाद्य शिक्षा, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जाता है जिसको मिड डे मील के नाम से जानते हैं। पहले अगर याद होगा तो 2008 के पहले लोगों को गेहूं या चावल मिलते थे स्कूलों में, जो प्राइमरी में पढ़ते थे। खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है, अधिकतर पीएपी के भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रमों में गरीब की आय में बढ़ोतरी खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं, जैसे मनरेगा वगैरह स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखें, सरकार आधारित कार्यक्रम विस्तृत जानकारी को एकत्र करना है। संकेत जैसे ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, इसको मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अपने शिक्षकों के साथ इन पर चर्चा करनी है। आपके पास शिक्षक नहीं है तो आप घर में उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्तमान स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में भारत ने सरकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह पढ़ाई सबके लिए थी, निर्धनों और गैर निर्धनों में के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में थोड़ा इसमें चेंज आया है, ठीक है। अधिक टारगेटेड बनाने के लिए संशोधित किया 1992 में 1700 ब्लॉकों में संशोधित, यानी टारगेटेड पीडीएस सिस्टम को शुरू किया गया, ठीक है। अब देखो एक रेशियो देख लेते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को पूरक रोजगार को तीव्र करने के उद्देश्य से 150 जो सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं उनमें शुरू किया गया। उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए जो विशेषकर वेतन रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक श्रम अनस्किल्ड हैं, करने के इच्छुक हैं, 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यानी जितनी भी फंडिंग होगी, 100 रुपए खर्चा होगा तो कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। जिला स्तर पर कलेक्टर शीर्ष अधिकारी है, उन कार्यक्रम योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वय, पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी। 2004-5 में इस कार्यक्रम में 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2020 करोड़ रुपए भी नियत किए गए, ठीक है। फिर आगे आते हैं, दूर दराज वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना था। जून 1907 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित सिद्धांत अपनाया गया, फिर टारगेटेड शुरू की गई, ठीक है। फिर अंत्योदय योजना 2000 के आसपास, अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, ठीक है। अंत्योदय योजना सर्वाधिक गरीबों के लिए थी और अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी जिनकी उम्र 65-60 साल से ऊपर है ना, और उनके घर में या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमाने वाला हो, या फिर ऐसे लोग, ठीक है। अब देखो 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबको सबके लिए थी। अद्यतन की मात्रा कुछ निश्चित नहीं थी। गेहूं 2.34, चावल 2.89। फिर संशोधित हुआ, पीडीएस सिस्टम लाया गया, पिछड़े ब्लॉकों को ध्यान में रखकर 150 पिछड़े ब्लॉकों में, है ना, 20 किलोग्राम खाद्यान्न निश्चित किया गया। चावल इतने रुपए किलो, गेहूं इतने रुपए किलो। फिर लक्ष्य साझ में 1987 में और बेहतर किया गया, निर्धन और गैर निर्धन डिसाइड किया गया, ठीक है। 35 किलोग्राम अनाज, ठीक है। बीपीएल परिवारों के लिए 2.5 रुपए चावल, 3.5 रुपए, एपीएल के लिए 4.5 रुपए गेहूं और 7 रुपए चावल। अंत्योदय योजना 2000 के आसपास निर्धनों में भी सबसे निर्धन जो लोग थे 35 केजी और 2-3 रुपए। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 केजी खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और निःशुल्क थी, फ्री में ले सकते थे, ठीक है। वर्तमान में भी चल रही हैं लेकिन सीमित स्तर पर। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो अंत्योदय योजना है, ठीक है, और बीपीएल,
ये सर्वाधिक चल रही हैं। इन्हीं के माध्यम से पीडीएस को मजबूत किया गया है। 35 kg अनाज मिलता है और राशन कार्ड जारी किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। घर की जो सबसे वरिष्ठ या 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है उसके नाम राशन कार्ड जारी किया जाता है। अगर कोई महिला नहीं है घर में, कोई महिला सदस्य नहीं है, तो पुरुष के नाम जारी कर दिया जाता है। फिलहाल महिलाओं के नाम एक देश एक राशन कार्ड, यूपी के हैं आप और आपके नाम राशन कार्ड है तो आप एमपी में भी रहते हैं तो वहाँ भी राशन परचेज कर सकते हैं अंगूठा को लगा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अकाल भुखमरी की व्याप्ति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों में संशोधन होता रहा। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं इसके सिर्फ लाभ ही हुए हैं, नुकसान भी हुआ है। नुकसान फर्जी राशन कार्ड की समस्या, ठीक है, गेहूं चावल के अलावा कुछ न मिलना। ठीक है, गेहूं चावल में भी जो अच्छा चावल आता है वो कोटेदार द्वारा बेच दिया जाता है और खराब चावल गेहूं चावल को रखा जाता है। ठीक है, करप्शन ऊपर से नीचे तक। ठीक है, समय पर सब कुछ न मिलना और भी कई समस्याएं हैं। जिसके नाम राशन कार्ड होना चाहिए उसको राशन कार्ड जारी न करना, इस तरह की चीजें हैं, है ना। दी सब्सिडी भी दी जाती है। भाई मान लिया 20 रुपए किलो खरीदती है और 2 रुपए किलो बेचती है तो ये जो 18 रुपए हुए प्लस जो खर्चा आया, ठीक है, स्टॉक बनाने में, ले जाने में, लाने ले जाने में, खरीदारी में, तो वो कैसे, तो उसके लिए सब्सिडी देती है सरकार, जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। कि मान लिया सपोज करो अगर ये सरकार ना करती तो गेहूं और धान की कीमतें और ज्यादा होती। अब बफर स्टॉक में क्या न्यूनतम जो हमारा था उससे कई अधिक है। वर्तमान में हमारे पास 110 के ऊपर है। ठीक है, और न्यूनतम जो हमें चाहिए वो 33, 33.5, 34 अगर भी चल जाएगा तो गेहूं चावल का स्टॉक इतना है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 2012 में एफसीआई के पास गेहूं चावल का 82 करोड़ टन था और 33 करोड़ न्यूनतम बफर से बहुत अधिक है, यानी हमें जितना चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना है। ठीक है, वर्तमान में तो 114 के आसपास है। ओके, तो ये है। अब जो एफसीआई के पास चैलेंज आता है, भंडारण करने का चैलेंज आता है। ठीक है, स्टॉक उतना ज़्यादा खरीद लेता है, भंडारण में बर्बादी होती है, अनाज की गुणवत्ता में ह्रास होता है, उच्च रख रखाव के लिए लागत बहुत ज़्यादा आती है ना। तो कुछ वर्षों के लिए इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि अगर अनाज नहीं दे पा रहे तो कम से कम पैसा न्यूनतम जो पेमेंट है, भाई जितना खरीदता है उतना उसको दे सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, भंडारों से में खाद्यान्न ले जाते हुए गेहूं किसान, कई जगहों पर देखा होगा रेलवे स्टेशन पे गेहूं उतरा था, इतना गेहूं खराब हुआ, सड़ गया। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्धित न्यूनतम सामर्थ्य कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुखतः पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश पर डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूक खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गेहूं चावल तक ही सीमित है। अन्य मोटे अनाजों को इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था वो दूर की पौड़ी प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य अनाजों को खरीदा नहीं जाता। ठीक है, न्यूनतम एमएसपी को बढ़ाने से सरकार खाद्यान्न की वसूली अनुरक्षण की लागत बढ़ जाती है। भाई मान लिया गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जा रहा था, अब 35 रुपए किलो खरीदा जाए लागेगा तो सरकार की लागत बढ़ेगी, सब्सिडी सहायकी का खर्च बढ़ जाएगा और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमें जवाब देना पड़ेगा। वैसे भी 3 बॉक्स है ना, ब्लू, अंबर, ठीक है, और रेड। तो इसमें सब्सिडी की सहायकी जो है हमको दी जाती है वो उसको डिसाइड किया जाता है ना। कमियां बहुत सारी हैं पीडीएस सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारा राशन खराब हो जाता है। ठीक है, सहकारी समितियों में खाद्य सुरक्षा की भूमिका, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या, ठीक है, विशेषकर दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री कर कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु जितनी राशन की दुकानें उसमें करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित या निर्धारित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल सहकारी समिति है। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना कर एनजीओ के माध्यम से एक नेटवर्क स्थापित करती है और वेतन काम करती है।
फिर एक किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जैसे आपको मेंस में आंसर राइट करना है, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट देना पड़ेगा जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सिर्फ भोजन नहीं, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने में सामर्थ्य होती है, यानी वो लोग सब कुछ खरीदने के लिए सामर्थ्य होते हैं। भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग आपदा चाहे जैसी है वो तो अपना काम चला सकते हैं। जैसे कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई? गरीब लोगों को, निराश्रित लोगों को, ठीक है, जो रोजगार में लगे थे, पर लेबर वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिखारी, वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए इनके लिए सरकार ने फ्री अनाज की व्यवस्था करी, ठीक है। प्रभावित समूह में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, गरीब परिवार, बहुत कम वेतन पाने वाले वर्ग, शहरी क्षेत्रों में अनियमित श्रमिक, कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दर से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होती है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य जहां अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट लोकेशन वाले एरिया जहां प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इनके खाद्य सुरक्षा प्रणाली अगर तैयार करनी है तो सबसे पहले बफर स्टॉक, फिर लोगों को बांटना कैसे है। देखो, दो चीजें होती हैं। जब भी आप कोई योजना बनाते हैं तो योजना को लागू कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा और लोगों को सेवाएं कैसे देंगे, इस बात पर सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। 1970 के दशक से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा गठन भी शामिल है, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना। इसमें योगदान एनजीओ, सहकारी समितियां, गैर लाभकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन है जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, कौन से लोग खाद्य सुरक्षा की में अधिक ग्रस्त हो सकते हैं भारत में, कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं, क्या आप मानते हैं हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे बनाया, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या करना है। जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद करना है आपको। गरीबों की खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, कौन सी योजनाएं सराही सरकार द्वारा, किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा करनी है। सरकार के बफर स्टॉक क्यों बनाती है, न्यूनतम एमएसपी क्या है, बफर स्टॉक क्या है, निर्गत कीमत क्या होती है, उचित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं, राशन की दुकानों को संचालन में क्या समस्याएं आती हैं, खाद्य एवं संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। 12 क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर ठीक से करोगे, चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी और इन्हीं से आप क्या करेंगे, ठीक है, आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं और आपके पास वर्ड पावर, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। लिखने का तरीका बेहतर होगा, आपके लिखने की राइटिंग स्किल्स वो बेहतर होंगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉलेज तो बढ़ेगी, आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, है ना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको देख सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपके चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला था पालनपुर की कहानी, दूसरा था मानव संसाधन, तीसरा था निर्धनता एक कुचक्र और चौथा था भारत में खाद्य सुरक्षा। ये चारों चैप्टर बड़े आसान से हैं, ठीक है। अगर इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आपकी ये एनसीईआरटी, ठीक है, कंप्लीट हो गई है और अब 10th की एनसीईआरटी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जो भी सेगमेंट बताए गए आपकी समझ में